ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम लोग वॉल्टर मॉडल कंप्लीट कर लिए थे, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, वॉल्टर मॉडल हो गया था, सम्स भी किए थे उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, सम्स भी किए थे। और सर क्या उससे एग्ज़ाम में आएगा? बिल्कुल, जो सम्स कराया गया था उसी में से ही एग्ज़ाम में आएगा। ओके ना? ओके सर। तो सर आज क्या कराइएगा, आज हम गॉर्डन मॉडल स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। तो सर एक बात बताइए, पूछिए क्या सर, ये वॉल्टर और गॉर्डन क्या ये लोग जिंदा हैं? नहीं, ये लोग जिंदा नहीं हैं। ये लोग एक्चुअली 2001 मतलब 2000 या 2001 में ही लगभग ये लोग, समझ में आया? हाँ, 2001 का आसपास ही दोनों ये चल बसे, 2001 या 2004 का आसपास चल बसे। वैसे जान के आपको क्या करना है, ये लोग का जो आपका थ्योरी है बस उसी को दिमाग में डालिए ना। ये लोग जिंदा हैं या नहीं है जानकर आपको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो आइए हम लोग गॉर्डन मॉडल स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर। अब एक्चुअली इनका पूरा नाम जो था ना वो था मायरॉन गॉर्डन। मायरॉन गॉर्डन सर, क्या था? मायरन गॉर्डन। ओके, तो ये भाई साहब देखिए, एक चीज समझिए, हम लोग डिविडेंड पॉलिसी में जनरली 3 लोगों का बात करते हैं, ठीक है ना। एक थे वॉल्टर, बात हो चुका है, हाँ सर। दूसरे थे गॉर्डन और तीसरे थे मिलर, मोदी गिलियानी मिलर मॉडल, यानी कि MM मॉडल हम लोग जनरली बोलते हैं उसको। तो ये जो दोनों थे ना, ये दोनों का थ्योरी को हम लोग रिलीवेंस थ्योरी बोलते हैं। ओके ना, रिलीवेंस थ्योरी बोलते हैं। ऐसा क्यों सर? आपको बताया गया था फर्स्ट क्लास में। रिलीवेंस थ्योरी इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों का ही कहना था कि जो कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो पॉलिसी होता है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी होता है या डिविडेंड डिसीजन होता है कंपनी का, वो जनरली अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है? क्या इफेक्ट करता है सर? अफेक्ट करता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है ना, उसके ऊपर अफेक्ट करता है डिविडेंड पॉलिसी। अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं या डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं तो जनरली इफेक्ट होगा मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना, शेयर्स का। पर MM का कहना था कि नहीं, MM का कहना था नहीं, ये दोनों जो इंसान है वो दोनों बकवास के बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना। MM का कहना था कि ये दोनों बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड जो पॉलिसी है उसके ऊपर इसका कोई नाता नहीं है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से। मतलब कि डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी असर नहीं डालेगा मार्केट प्राइस के ऊपर। ओके, मतलब डिविडेंड दें या फिर ना दे, डिविडेंड डिक्लेयर करें या डिक्लेयर ना करें, मार्केट प्राइस पर तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। ये बात कौन बोला? ये MM बोले। तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इस पर अफेक्ट नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है? कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स के ऊपर। तो होप किया तीनों का थोड़ा बहुत आपको तीनों बहुत समरी आपको मालूम चल गया होगा। होप तीनों का आपको थोड़ा बहुत समरी मालूम चल गया होगा। ओके ना? ओके सर। तो वॉल्टर हम लोग कर लिए हैं। अब आइए गॉर्डन। तो आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा कि गॉर्डन का भी कहना वही है जो वॉल्टर का है। क्या कहना है? ये कहना है कि सही में डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट करता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ओके ना? ओके सर। तो डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, ये बात गॉर्डन का भी कहना था, ठीक है ना। MM का ये कहना नहीं था, ठीक है। वैसे फिलहाल आपका मतलब, हालांकि आपका MM मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, बीकॉम के सिलेबस में नहीं है। ओके ना। तो आइए कुछ इनका एजम्पशन लिखते हैं। इनका कुछ एजम्पशन भी था, वो एजम्पशन आपको लेके चलना होगा। अच्छा सर, क्या क्या है बताइए। तो पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए, KE इज नोन एंड कांस्टेंट। ओके। सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न इज नोन
एंड कांस्टेंट, ओके ना। और थर्ड, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, dividend distributed by the company grows at constant rate, grow at a constant rate। सर ये क्या है? ये अजम्पशन है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर के ही आपको पता होना चाहिए और कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिटर्न भी कांस्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनका कहना क्या था आप समझिए। इनका कहना ये था कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, सपोज मान लीजिए कि करेंट ईयर, इस ईयर हमने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं 10 रुपीज़ का। इस बार हम मतलब सर कंपनी जो है इस बार अपने शेयर होल्डर को 10 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ओके ना। ओके सर, तो 10 रुपीज़ पर शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इनका कहना है कि D1 में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, D1 मतलब सर नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वो जो डिविडेंड होगा वो इससे ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? जो करेंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। D0 मतलब करेंट ईयर, ओके ना, करेंट ईयर। और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर ले लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है वो D0 से ज़्यादा होगा। सर कितना ज़्यादा होगा? यही तो बात है, ग्रोथ रेट। जितना से ग्रोथ होगा, ग्रोथ कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके कंपनी में ग्रोथ जो हुआ है वो 5% है, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो क्या होगा? 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10 के ऊपर 5%, ओके ना। तो कितना आता है? 10 और 10 के ऊपर 5%, एक बार कैलकुलेट करिए तो सर 10.5। तो कंपनी जो फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो 10.5, ओके ध्यान से समझिएगा। अभी अब सेकेंड ईयर में आ जाइए। सेकेंड ईयर में क्या होगा सर? सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो डिविडेंड पिछले बार डिक्लेयर किया गया था, मतलब D1 में डिक्लेयर किया गया था 10.5, वापस हम क्या बोल रहे हैं? अब सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो पिछला ईयर, मतलब पिछला ईयर क्या था? D1 था। D1 में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10.5, ओके, जो D1 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10.5, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड आपका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट कितना है? 5%। सर ये ग्रोथ रेट चेंज नहीं होगा? नहीं, ये ग्रोथ रेट चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों सर कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये इनका अप्रोच का ये एजम्पशन है। इनका यही कहना था कि जो अपना ग्रोथ रेट होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा हर साल हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट। यही ये एजम्पशन का कहना है कि हर साल जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो एट अ ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो D1 में करंट ईयर में हम 10 रुपया डिक्लेयर किए, तो D1 में कितना डिक्लेयर किए? इसमें 5% ऐड कर दो, मतलब 10 तो मिलेगा ही, प्लस 5% और ज्यादा, तो 10.5 मिला। ओके सर। D2 में जो D1 में मिला था उसमें और 5% आप ऐड कर दीजिए वापस से। 10.5 का 10 का मत कर दीजिएगा, 10.5 का 5%, तो देखिए कितना आता है? 10.5 का 5% यहां पर आ जाएगा 11.025, ओके। तो ये इनका कहना था। बस इसी पे हम कुछ देर तक बातें करेंगे, आप मेरा साथ दीजिएगा और इसी को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे गॉर्डन मॉडल में सबसे जो टफ पोर्शन माना जाता है, जिसमें एग्जाम में आपका गलती होने का चांसेस है, वो एरिया को हम पकड़ लिए हैं। ये इस गॉर्डन मॉडल का एक तरह से बोल लीजिए नस है, हम नस को पकड़ के चल रहे हैं।
और इस चीज को आप अगर आप ध्यान से अच्छे से सीख जाते हैं तो ये कंफर्म है कि एग्जाम में आपसे वो मिस्टेक नहीं होगा जनरली बाकी लोग से जो मिस्टेक होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से आप सीखिएगा, ओके। चलिए अब इसी चीज को हम ना कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आप बताइएगा कि इस तरह से प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं क्या सही है कि गलत है, ठीक है ना। आप हमको ये बताइएगा जो हम इस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं वो सही है या फिर गलत है। अब देखिए ये बात तो समझ में आ गया ना। D0 में 10 रुपया हम डिक्लेयर किए तो D1 में ऑब्वियसली 5% ज्यादा करेंगे और फिर D2 में हम लोग फिर उसका 5% ज्यादा करेंगे। सर 5% ही? हाँ 5% ही, बिकॉज 5% जो अपना ग्रोथ रेट है वो एक कांस्टेंट रेट रहेगा, ओके। सर ये ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है? सब्र करिए, जरूर बताया जाएगा, ठीक है। अब समझिए D0 10, ओके ना। तो D1 में आप क्या किए थे? देखिए तो D1 में क्या किए थे? 10 प्लस 10 के ऊपर 5%, यही तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? D0, हाँ D0 प्लस D0 के ऊपर ग्रोथ रेट, बोलिए ना। हाँ सर, ओके। D2 बताइएगा। D2 में क्या किए थे हम सर? सर D2 में आप क्या किए थे ना, D1 को लिख दिए थे। चलिए सही है, D1 को लिख दिए और उसके बाद D1 के ऊपर आप ग्रोथ रेट अप्लाई कर दिए थे, बिल्कुल सही। तो अपना क्या आ गया था? D2 आ गया था, सही है ना। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अब देखिएगा D0 को हम कॉमन ले लिए, D0 का क्या ले लिए? कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस जी बच जाएगा, बोलिए ना हाँ या ना, अरे बोलिए हाँ। तो D0 को हम क्या कर लिए? कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 और यहाँ पर जी बच गया। तो हम लोग इस तरह से तो बोल D1 इक्वल टू D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी भी तो बोल सकते हैं। जी हाँ सर, बोल सकते हैं। उसी तरह से इसको तो हम लोग भी ऐसे भी तो बोल सकते हैं, D1, यहाँ भी D1 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस और यहाँ जी बच गया। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जी हाँ सर, बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या किए, एक आपको फॉर्मूला दे दिए, फॉर्मूला ये हो गया, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला ये हो गया कि D0 समथिंग आपका अमाउंट है तो D1 आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर D0 दे दिया है क्वेश्चन में तो D1 आप आराम से निकाल सकते हैं। D1 निकालने के लिए क्या करना होगा? D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी, यही तो। अगर आपको D2 निकालना है तो आप D1 को 1 प्लस जी से इंटू करके निकाल सकते हैं, ओके। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको D0 दे दिया गया तो D0 से D1 निकाल सकते हैं और D1 से वापस से D2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब हालांकि आप इसको हम और इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि D2 D1 से भी निकाल सकते हैं। D2 D2 से भी निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि जो ये D1 का आप यूज किए ना, अब D1 जो है ये D1 ना लिखकर हम D0 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे, हम बताते हैं आपको। ये D0 कितना है जरा बताइएगा सर? 10 है, ओके। फिर क्या किए? अब D1 निकाले, तो D1 का फॉर्मूला में क्या है? D1 के फॉर्मूला में से D0 1 प्लस जी है, ओके। D1 के फॉर्मूला में क्या है? D0 1 प्लस जी है। तो क्या हम D1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? D1 को हम रिप्लेस कर दिए किससे? D0 1 प्लस जी से, ये है ना। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ रहा है। 1 प्लस जी, अब ये 1 प्लस जी तो यहां पर है ही, हाँ सर ये भी है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D0 1 प्लस जी टू द स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ये चीज है, बोलिए ना। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया ना कि D0 का D2 का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये हो गया D1 के थ्रू और एक फॉर्मूला ये हो गया D0 के थ्रू। जब D0 अप्लाई करिएगा तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। जब D0 अप्लाई करिएगा तो आपको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना। तो सर ये जानना जरूरी है हम लोग को। जी हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में
आपको कभी कभी D2 निकालना होता है, कभी कभी D1 निकालना होता है, कभी कभी D3 निकालना होता है। तो यह आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि D2 कैसे निकलता है और ओरिजिन आपको पता होना चाहिए क्या है। तो जनरली आप ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। हाँ, आपको समझा भी दिए और आप लर्न भी कर सकते हैं। वापस से एक बार हम रिकैप ले रहे हैं। रिकैप ये ले रहे हैं कि D1 कैसे निकलेगा, D1 कैसे निकलेगा, D0 प्लस 1 प्लस जी, D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी, ओके ना। और D2 कैसे निकलेगा, जब D1 निकाल लीजिएगा, जब D1 निकाल लीजिएगा तो D1 में आप 1 प्लस जी कर दीजिए, ठीक है ना। और D3 निकालना हो तो क्या करिएगा, D2 में आप 1 प्लस जी कर दीजिए। D4 निकालना हो तो क्या करिएगा, D3 में आप 1 प्लस जी कर दीजिए, ओके ना। तो ये एक सीक्वेंस चलता रहेगा, ओके ओके सर। हम तुमको एक और शॉर्टकट भी दे दिए हैं, हम आप लोगों को एक शॉर्टकट भी दे दिए हैं कि आपको D2 निकालना है तो आप D0 से भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी निकालना हो, D3 निकालना हो, D6 निकालना हो, D8 निकालना हो, तो आप D0 से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज हमको यहाँ पर समझा दिए। हालांकि इसके बारे में डेप्थ में बात किया गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर किए होंगे उसको ये बात पता होगा कि ये हम लोग कैसे किए थे, इसमें डेप्थ में बात किए थे। हालांकि और फिलहाल आपको तो D0, D1, D2 ही तक इस चैप्टर में लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए D1 कैसे निकलेगा। D1 के लिए D0 1 प्लस जी, ओके। और D2 के लिए दो रास्ता है, एक D1 1 प्लस जी, D1 इंटू 1 प्लस जी, और या तो D0 1 प्लस जी पर आपको स्क्वायर यूज करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिएगा हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ से? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो अपने गॉर्डन भाई साहब है ना, वो ये बोल दिए कि जो आपका हर ईयर डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होगा, ओके। इंक्रीज तो होगा पर एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट। मतलब आपको हम डिविडेंड देंगे, हर साल देंगे, और हर साल आपको ज्यादा ही देंगे, ठीक है ना। पर ज्यादा कितना देंगे? एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जो कि मेरे एग्जाम्पल में 5% हम लेके चल रहे थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोले यहां तक हो गया ना? नोट कर लिए? हाँ सर नोट कर लिए। चलिए आइए, इसको प्लीज ध्यान से सीखिएगा प्लीज, ठीक है। इसको प्लीज आप लोग अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। ये बस इसी को आपको फोकस करना है, बाकी चैप्टर में दम नहीं है कुछ, ठीक है ना। चैप्टर बकवास है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉर्डन का फॉर्मूला आप लिखिएगा, एमपीएस बोल लीजिए या फिर P0 बोल लीजिए, ओके। P0 मतलब ही मार्केट प्राइस हुआ। P0 मतलब करेंट ईयर का मार्केट प्राइस, करेंट ईयर का मार्केट प्राइस। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। D1 क्या लिखे हैं हम? D1 लिखा हुआ है सर। अब D0 के बारे में बात किए थे, D1 के बारे में बात किए हैं, D2 के बारे में बात किए हैं, हाँ। तो हम क्या लिखे हैं? D1। तो D1 का मतलब समझ रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं, या एक्सपेक्टेड ईयर भी वो क्वेश्चन बता सकता है, या फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बोल सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। पर हाँ, 0 जैसे लिखा हो तो आप समझिएगा करेंट ईयर। D1 जब बोल दे तो एक्सपेक्टेड ईयर, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर, ओके ओके सर। डिवाइड बाई KE माइनस जी, ये आपका गॉर्डन भाई साहब का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस निकालने का। ये आपका गॉर्डन भाई साहब का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस निकालने का, ओके। अब इसको हम कुछ इस तरीका से लिखेंगे। इसको आप वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ इस तरीका से लिखा जा रहा था। कुछ याद आया इसको देखकर? हाँ सर याद आ रहा है, और मन में गीत भी आ रहा है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। हाँ, पढ़ाई चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो गॉर्डन मॉडल में हम लोग ये कांस्टेंट रेट वाला पढ़े थे ना, तो बिल्कुल ये वही था।
मतलब ये जो फॉर्मूला का जन्म हुआ था इसके अकॉर्डिंगली, जो हम लोग के ई इक्वल टू डिनोट किए थे ना, इक्वेशन बनाए थे, ये इसी फॉर्मूला को लेकर घुमा फिरा कर जब इसको अब इक्वेट करिएगा तो ये बन के आ जाएगा। तो इसका जो जन्म हुआ था कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। ये गॉर्डन मॉडल के बारे में हम लोग आपको बता भी चुके हैं, इसीलिए आप लोग जो लोग ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया होगा उसको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मायरन गॉर्डन मॉडल वाला अप्रोच था, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे ना वहां पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग नहीं किए हुए हैं उन लोगों को भी कोई खास दिक्कत एकदम पड़ने वाला है नहीं है। आइए बस मेरे साथ साथ चलिए। तो ये फॉर्मूला लिख के कुछ फायदा नहीं है, आपको इस पर चलना है, बिकॉज ये के ई इक्वल टू ये है। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के का मतलब हुआ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, पर यहाँ पर हम लोग मार्केट प्राइस निकालने का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो के का हम लोग यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग मार्केट प्राइस का बात करने वाले हैं। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए अब आइए यहाँ पर P0 का मतलब लिख लीजिए क्या होता है, करेंट ईयर का मार्केट प्राइस, करेंट ईयर का मार्केट प्राइस, ओके ना। और D1 का क्या बोलिएगा, बोलिए तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, ओके ना। ओके सर ये क्या लिखे हैं, आर ई नहीं, आर ई नहीं है, वह के ई है। के ई का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपको एक चीज मिल गया, जी का मतलब हो गया ग्रोथ रेट। सर क्या हुआ सर, ये सब तो ठीक है, ये ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? आप लोग तो ग्रोथ रेट में ही परेशान है, ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा। आओ ग्रोथ रेट तुमको निकालना बताते हैं। सर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कर लिए हैं, हम लोग को मत बताइए। तो जो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं किए हैं उन लोग को तो जानना होगा ना ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ग्रोथ रेट निकालने का जरूरत पड़ेगा। चलिए आइए, तो ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है वो भी बगल में कहीं लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए ना, कहीं भी लिख लीजिए, बी इंटू आर। सर यह बी क्या होता है, बी जानना है? चलिए बी भी लिख लीजिए। बी होता है रिटेंशन रेशियो, बी होता है रिटेंशन रेशियो। सर ये भी रिटेंशन रेशियो क्या होता है, सॉरी बी होता है रिटेंशन रेशियो। सर अब ये रिटेंशन रेशियो क्या होता है? अच्छा रिटेंशन रेशियो जानना है, तो रिटेंशन रेशियो हम लोग बोलते हैं 1 माइनस पे आउट रेशियो। 1 माइनस पे आउट रेशियो आप लोगों को दिख रहा होगा, पे आउट रेशियो, 1 माइनस पे आउट रेशियो। सर अब ये पे आउट रेशियो क्या होता है? हे भगवान, पढ़ के आए हो ना, पिछला वाला ही तो क्लास में सब बात हो चुका था। सर चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा है, बिल्कुल आसान है बाबा, बिल्कुल आसान। आप ये खाली D1 वाला सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं? ये वाला D1 वाला अगर दिक्कत है तो फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए, ठीक है ना। ये D1 आपको क्लियर है तो यहाँ पर कुछ भी आपको सीखना नहीं है, बस ध्यान दीजिए मेरे साथ साथ, बस इस चीज को सीख लीजिए। ग्रोथ रेट कैसे निकालना है उस चीज को सीखिए, और आप लोग ये सीख चुके हैं ऑलरेडी वाल्टर वाला मॉडल में। आइए पे आउट रेशियो कैसे निकलता है, आपका क्वेश्चन ये है। पे आउट रेशियो पिछला क्लास में बताए थे ना, कितना बार हम बता चुके हैं, बताइए, थक गए बता कर। ये छोटा बच्चा बगल में है, उससे हम बुला कर पूछेंगे ना, वो बता देगा पे आउट रेशियो। इतना चिल्ला के हम पढ़ा चुके हैं पे आउट रेशियो क्या होता है। पे आउट रेशियो मतलब ये हुआ डीपीएस बाई ईपीएस, डीपीएस बाई ईपीएस, सिंपल सा बात है। डीपीएस बाई ईपीएस मतलब कि मान लीजिए आपका इनकम, आपका ईपीएस, आपका कंपनी का अर्निंग 10 रुपया हुआ, 10 रुपया पर इक्विटी शेयर, ठीक है ना। इक्विटी शेयर ईपीएस आपका अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। तो जरूरी नहीं है ना कि कंपनी जो 10 रुपया अर्न किया वो सारा का सारा आपको डिविडेंड दे दे। कंपनी डिसीजन लेता है कि कंपनी को ग्रोथ करना है, क्या करना है, ठीक है ना, रिटेन करना है। तो कंपनी क्या करता है, कभी कभी पूरा डिविडेंड नहीं देता, जनरली पूरा डिविडेंड कभी नहीं देता है,
तो आउट ऑफ 10 रुपीज जितना वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, आउट ऑफ 10 रुपीज आप ही का है, उसमें से मान लीजिए 5 रुपया, 6 रुपया, कुछ भी रुपया, 7 रुपीज मान लीजिए, 7 रुपीज दे दिया, मतलब आपका पैसा टोटल अर्निंग कितना हुआ 10 रुपीज, उसमें से आउट ऑफ 10 आपको 7 रुपीज कंपनी डिविडेंड, डिविडेंड मतलब समझते हैं ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट के नाम पर आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जरा बताइए तो कितना परसेंट पैसा दे दिया वो? सर 70%, 0.70 बोल लीजिए या 70%, यानी कि टोटल अर्निंग का आपको 7 रुपीज यानी टोटल अर्निंग का 70% आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? टोटल अर्निंग का 70% आपको अर्निंग डिविडेंड के रूप में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वापस से टोटल अर्निंग का कितना परसेंट? 70%। ओके, जब टोटल अर्निंग का 70% आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है, तो मान लीजिए 100% था, उसमें से 70% आपको डिविडेंड दे दिया गया, तो कितना परसेंट कंपनी इसको रोक के रख लिया, रिटेन कर लिया? सर 30%। टोटल 100% था ना भाई, उसमें से 70% अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे दिया तो कितना बच गया? कितना बच गया? कंपनी के पास कितना रिटेन हो गया? सर 30%। तो जो 30% रिटेन हो गया वही तो रिटेंशन रेशियो है, उसी को तो हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है ना, वही रिटेंशन रेशियो है। इसको आप 30% बोल लीजिए या 0.30 बोल लीजिए। अगर हम यही चीज 1 माइनस 0.70 करते तो आता ना 0.30? आता कि नहीं आता? बताइए ना। 1 माइनस 0.70 करते तो 0.30 आता कि नहीं आता? हाँ सर आता। तो ये 0.30 क्या हो गया? ये 0.30 आपका रिटेंशन रेशियो हो गया। बस वही किए देखिए, 1 माइनस पे आउट रेशियो, 1 माइनस पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितना निकाले थे सर? पे आउट रेशियो 70% या 0.70 निकाले थे। पे आउट रेशियो कितना निकाले थे? 0.70%, मतलब 70% या 0.70, ये पे आउट रेशियो था। तो 1 में से आप पे आउट रेशियो 0.70 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.30। तो 0.30 आपका क्या आ जाएगा? रिटेंशन रेशियो, मतलब बी। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बी आपको मालूम चल गया। बी मतलब सर कि आप क्लियर हो गया है कि सर बी मतलब ये हुआ कि कंपनी जो डिविडेंड ना देकर, जितना ईपीएस का जो पोर्शन है उसमें डिविडेंड ना देकर रिटेन कर लिया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप लॉजिकली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला का चक्कर छोड़िए ना। अब दिमाग से पूछिएगा कि ईपीएस दिया हुआ है 10 रुपीज और उसमें से 7 रुपीज डीपीएस है, तो कितना बच गया सर? 3 रुपया। तो 3 रुपया आपका बी है। ओके ओके सर बी तो बता दिए। ये आर क्या होता है? ये आर आपका प्यारा प्यारा दोस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिटेन किए हैं आप, उसमें आप जो रिटेन किए हैं उसमें आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्लाई कर देते हैं तो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा। क्लियर है? तो ग्रोथ कैसे आया ये भी आप सीख गए। ग्रोथ सबसे पहला चीज आपको D1, D0, D2 निकालने पर फोकस कर लेना होगा। ठीक है सर, कर लिए। ओके, दूसरा एरिया बताइए कहाँ फोकस करना है? दूसरा एरिया आपको ग्रोथ पे फोकस करना है। ग्रोथ कैसे निकलेगा? तो ग्रोथ कभी कभी सम्स में नहीं देता है, जी डायरेक्टली सम्स में नहीं बताता, कभी कभी आपको रिटेंशन बता देगा, ठीक है ना, या फिर डीपीएस ईपीएस बता देगा। तो उससे आपको क्या निकालना होगा? बी निकालना होगा। बी निकालकर उसमें आर का अप्लाई करना होगा तो जाकर ग्रोथ निकलता है, मतलब ग्रोथ निकालना पड़ेगा। तो आपको हम ग्रोथ निकालना भी सिखा दिए। आप रिटेंशन रेशियो पता करिए। कैसे पता करिएगा? 1 में से पे आउट रेशियो माइनस कर दीजिए तो रिटेंशन आ जाएगा, उस पर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्लाई कर दीजिए तो ग्रोथ भी निकल जाएगा। तो ग्रोथ निकालना भी आपको हम बता दिए, सिखा दिए, ठीक है ना। ओके, तो सर इतना कुछ, बस इतना ही है? हाँ बस इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, इतना ही सीखना है और कुछ भी ज़्यादा आपको सीखना नहीं है। आप ये फॉर्मूला आप समझ गए, मतलब ये चीज़ सबका डिनोशन आप समझ गए तो चैप्टर क्लियर है। बस हमको सम से 1-2 करना है। ओके ओके सर, और बताइए और क्या सीखना है हम लोग को? देखिए एक छोटा सा बात और सीखना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये ये जो मार्केट प्राइस निकाले हैं, जो अभी हम करने वाले हैं, ये ऑलरेडी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसके बारे में डेप्थ में बात हो चुका है, फिर भी आपको जस्ट बता दें हम यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर ना घूमे। कभी कभी होता क्या है, मार्केट प्राइस P0 का ना बताकर, मतलब करेंट ईयर का ना बताकर नेक्स्ट ईयर का बता देता है। मतलब सर
मतलब ये कि मार्केट प्राइस आपको करंट ईयर का नहीं बताएगा। यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करिएगा ना, D1 डिवाइड बाई KE, ये जब अप्लाई करिएगा तो आपको क्या पता चलेगा सर? मार्केट प्राइस कब का सर? मार्केट प्राइस करंट ईयर का। एक मिनट, ये D1 कब का यूज कर रहे हैं? ये D1 कब का है सर? ये D1 जो है, ये D1 आपका नेक्स्ट ईयर का है, मतलब फर्स्ट ईयर का है, ठीक है ना? याद रखिएगा, D1 आपका फर्स्ट ईयर का है, पर जो ये P0 है, P0 जो है वो करेंट ईयर का है, आज का है, आज का, नेक्स्ट ईयर का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वापस से हम बोल रहे हैं, फॉर्मूला को समझने की कोशिश करिए। यही मिस्टेक होता है, ये हम जो बात कर रहे हैं यही मिस्टेक होता है। लोग ग्रोथ नहीं निकाल पाते हैं, तो ग्रोथ निकालना आपको सिखा दी है, और लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं कि ये D1 और D0 D3 का चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिए, इसको आप समझ जाइएगा, गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं करिएगा। वापस से फॉर्मूला ये बोलता है, फॉर्मूला का रिदम पकड़िए, P0 आज का होना चाहिए, मतलब करेंट ईयर का होना चाहिए, और जो D1 होगा वो D1 नेक्स्ट ईयर का होगा। मतलब आपको D0 दे दे तो आप D0 यहां बैठा दीजिएगा, D0 यहां पुट कर दीजिएगा, नहीं, D0 से आपको ग्रोथ का यूज करके, पता है ना D1 कैसे निकलता है? D0 1 प्लस G। D1 कैसे निकलता है? D0 1 प्लस G। तो आपको क्या करना होगा? D1 निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में D0 दे दे तो आपको D1 निकालना होगा, और D0 से D1 में जाने के लिए आपको क्या पता करना होगा सर? ग्रोथ पता करना होगा। या तो क्वेश्चन में ग्रोथ दे देगा, या तो आपको मेहनत से ग्रोथ निकालना होगा। क्लियर है? तो लोग जानते हो क्या करते हैं, बस जो क्वेश्चन में D दे दिया रहता है ना, जो D0, बस वही पुट कर देते हैं, वही पुट करके सॉल्व कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा आंसर सही है, जबकि गलत होता है उन लोगों का। जब क्वेश्चन में ग्रोथ दे दे, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना आपको ग्रोथ नहीं देता, यानी कोई तरीका नहीं है कि यहां पर हम D1 निकाल पाए, यहां पर कोई भी तरीका नहीं है कि हम D1 निकाल पाए, तो जनरली उस केस में अजम्पशन ले लेते हैं कि जो D1 है, जो D1 होगा वही D0 ही अपना D1 होगा, D0 ही अपना D1 होगा। तो वो अलग बात है, जब आएगा तो बात करेंगे। आप ये समझ पा रहे हैं यहां पर कि D1 है और यहां P0 है, इस दोनों में 1 साल का फर्क है। ये है आज का और ये है कल का, मतलब नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला में जो मार्केट प्राइस है वो आज का मांगे, मतलब करेंट ईयर का मांगे। अगर जब फॉर्मूला में जब आपसे आज का नहीं मांगकर कल का मार्केट प्राइस मांगेगा, तो इसको एक कदम आपको और आगे लेके चलना होगा। ठीक है ना, इसको आपको एक कदम और आगे लेके चलना होगा। उस केस में अगर आपसे नेक्स्ट ईयर का मांग दे प्राइस, तो उस केस में D2 KE माइनस G हो जाएगा। अगर आपसे फॉर्मूला में क्वेश्चन में P जो है, मार्केट प्राइस जो है, वो कब का मांग ले? वो मांग ले सेकेंड ईयर का, तो फिर ये एक कदम आगे बढ़ जाएगा। अच्छा सर, अब समझ में आया। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। इस दोनों में देख रहे हो ना कितना का फर्क है। सर ये बात तुमको पता ही नहीं था, तो पता चला ना कि मार्केट प्राइस कब का निकालने बोला है, वो आप जरूर देखिएगा। मार्केट प्राइस अगर आज का बोला है तो D1, अगर मतलब P0 का बोला है, करंट का बोला है तो D1, अगर आपको बोला है P1 का तो D2, अगर आपको बोला है P2 का तो फिर D3। समझ में आ रहा है? एक कदम आगे निकल जाएगा वो। क्लियर है? ओके सर, तो ये बात आपको समझ में आया? तो आपको अब समझ में आया ना D2 D3। अब आप बोलिएगा, अब जो लोग D1 D2 D3 नहीं निकालना जानते, D1 D2 D3 नहीं निकालना जानते, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे? मान लो क्वेश्चन में बोल दे कि भाई सेकेंड ईयर का अब प्राइस निकाल के बताइए, तो उसके लिए जो D3 चाहिए। अब क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? D0 दिया हुआ है। तो D0 से होप, जब स्टार्टिंग में ही हम बात किए थे कि कैसे D0 से हम लोग D3 की तरफ मूव कर पाएंगे। ओके सर, तो आपको ये बात पूरा समझ में आ गया। और कभी कभी D2 से D3 में जाने के लिए, D0 से D1 में जाने के लिए, D1 से D2 में जाने के लिए, D2 से D3 में जाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ता है? ग्रोथ का। तो आपको ग्रोथ निकालना भी सिखा दिए, कभी कभी क्वेश्चन में ग्रोथ भी नहीं देता। तो जो भी आपको सिखाया गया है, प्लीज बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाया गया।
ठीक है, बाकी कुछ दम नहीं है, फॉर्मूला ही पुट करना है, पर फॉर्मूला ही में ऐसे ऐसे घुमा ये क्वेश्चन ही आपको घुमा देगा ऐसे ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। ओके ओके सर, यहां तक हो गया ना पूरा? हाँ सर। आइए, अब यहां पर भी ना बेसिक थॉट प्रोसेस तो वही है सर। क्या है जो वॉल्टर में था? वॉल्टर में क्या था सर? वॉल्टर में बेसिक थॉट प्रोसेस क्या था? चलिए, ये आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ए था ना सर? नहीं सर, कैपिटल आर लीजिए। अरे ठीक है बाबा, अगर कैपिटल आर के से ज़्यादा हो, मतलब रेट ऑफ रिटर्न आपका कंपनी का के से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो, तो आप डिविडेंड क्या करते थे? पे आउट करते थे। मतलब पे आउट रेशियो आपका क्या होता था? पे आउट रेशियो क्या करते थे आप बताइए सर? पे आउट रेशियो हम लोग 0% करते थे, ताकि बेस्ट क्या निकल पाए? मैक्सिमम एमपीएस निकल पाए। यही तो करते थे ना? अगर ये हो गया तो सर पे आउट रेशियो हम लोग 100% डिक्लेयर कर देते थे, ताकि मैक्सिमम। पिछला क्वेश्चन करने के बाद जो फर्स्ट क्लास किए थे ना, फर्स्ट क्लास में हम लोग करने के बाद ना लोग का बहुत सारा डाउट आ गया कि सर यहाँ पर 0 है तो मैक्सिमम है, या 100 है तो यहाँ मिनिमम ना होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम होना चाहिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टू मैक्सिमाइज शेयर प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर। एक मार्केट प्राइस जो है उसको मैक्सिमाइज करने का ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भाई बेस्ट पॉलिसी क्या है कि मैक्सिमम हो पाए आपका एमपीएस। तो अगर आर आपका ज्यादा आ गया तो भाई आप डिविडेंड मत दीजिए। तो 0% अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपका मैक्सिमम एमपीएस होगा। अगर आपका जो केई है बाहर का रिटर्न ज्यादा है, समझ में आ रहा है, और आपका यहाँ का रिटर्न कम है, आपका यहाँ का रिटर्न कम है, केई बाहर का रिटर्न ज्यादा है, तो आप दे दीजिए ना पैसा। जितना पैसा आप दे दीजिएगा तो आपका क्या होगा? मार्केट में आपका नाम, रेपुटेशन होगा, ठीक है ना? इन्वेस्टर लोग के नजर में आपका कंपनी बहुत अच्छा होगा। कंपनी अच्छा होगा तो क्या करेगा? सब लोग इन्वेस्ट कर देगा आपके कंपनी में, और सब लोग मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एमपीएस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो चीज एमपीएस को इंक्रीज करने के लिए ही हम बता रहे थे। बाकी लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, कॉल करने लग गया सर यहाँ पर गलती लिखा हुआ था। नहीं, गलती कुछ नहीं है। और ये हो तो सर, ये हो तो नो इम्पैक्ट। बस ये इसमें भी है सर। ये क्यों लिखा रहा है? हम लोग लिख चुके हैं। जब एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आए ना, तो स्टार्टिंग का जो एजम्पशन लिखे थे, फॉर्मूला आपको इतना सारा लिखवाए हैं, और ये वाला, ठीक है ना? ये लिखकर कुछ बातें लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि जो ये आपको शुरू बताएं, क्या बताएं कि जो वॉल्टर और गॉर्डन दोनों का ही जो मॉडल है वो क्या बताता है? वो यही बात बताता है कि डिविडेंड डिसीजन मस्ट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर है ना? हाँ, इसीलिए इसको रिलेवेंस थ्योरी भी बोलते हैं। पर ऐसा मिलर अप्रोच, मिलर मॉडल नहीं बताता। मिलर मॉडल का कोई कहना है कि कोई मतलब नहीं है डिविडेंड का देने से ना देने से। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो ऐसा ही आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो। चलिए आइए, इतना हो गया क्या? हाँ सर, इतना हो गया ना? तो आप होप कि इतना कुछ आप सीख गए होंगे। ये आपको हम समझा दिए पूरा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब आइएगा आप लोग क्वेश्चन में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे क्या है क्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए क्या बोल रहा है। स्टारलाइट लिमिटेड इज हैविंग इट्स शेयर्स कोटेड इन मेजर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? इट्स शेयर करंट मार्केट प्राइस आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, क्या बोला? इट्स शेयर
करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस मतलब P0, ठीक है ना। करेंट मार्केट प्राइस मतलब क्या हुआ, P0। तो आपका जो P0 होगा आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, 20%, ठीक है। हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, अच्छा और रुपीज नहीं होगा, ठीक है ना, शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑफ रुपीज 10 ईच। अच्छा, तो कैपिटल कितना है सर, 10 लाख का कैपिटल है, 10 रुपया ईच, ठीक है ना, मतलब एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपया। एनुअल ग्रोथ रेट इज डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज 2%, मतलब ग्रोथ रेट आपको दे दिया है 2%। ओके, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वहां पर, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, वापस यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना, %, मतलब सर के ही दे दिया। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टारलाइट लिमिटेड शेयर्स बेस्ड ऑन गॉर्डन मॉडल, ठीक है, वो लगाते हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, पहले आप दिमाग से सोचिए सॉल्यूशन। आइए मेरे साथ पहले सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। आप पहले सोचिए, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल P0 इक्वल टू क्या होता है बताइएगा सर, D1। अच्छा ठीक है, D1 सर KE माइनस G, यहाँ तक क्लियर है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपके यहाँ कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है, तो आपको P0 निकालना ही है, तो 3 वेरिएबल आपको क्वेश्चन से ढूंढना होगा, बस इतना ही सा कहानी है। 3 वेरिएबल क्वेश्चन से ढूंढना होगा, जो कि सबसे पहला एक D1 है, दूसरा KE है और तीसरा G है। KE और G तो साफ साफ दिख रहा है, देखो ना, KE और G तो साफ साफ दिख रहा है। KE कितना था जरा बताइए, लास्ट टाइम बोला था ना, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, तो ये 15% आ गया। ग्रोथ रेट भी देखिए, उसे जस्ट पहले वाला सेंटेंस में बोला था कि एनुअल ग्रोथ रेट इज डिविडेंड इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज 2%, यानी ग्रोथ रेट दे दिया, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, बस D1 बता दीजिए। सर D1 के बारे में कुछ बोला था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है 20% पर एनम, 20% पर एनम हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अकाउंट्स में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, जो भी हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो किसके ऊपर लगाते हैं हम लोग, वो हम लोग लगाते हैं इक्विटी शेयर प्राइस के ऊपर। जो भी डिविडेंड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उसका परसेंटेज किसके ऊपर लगता है, इक्विटी के ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग को पता करना है DPS, टोटल डिविडेंड हमको यहाँ पर नहीं लिखना, हमको यहाँ लिखना है DPS, डिविडेंड पर शेयर, D0 मतलब DPS। अच्छा लिखवाए थे क्या D1, यहाँ पर नहीं लिखवाया तो लिख दीजिएगा, D1 मतलब करेंट ईयर का, D1 मतलब एक्सपेक्टेड ईयर का, फर्स्ट ईयर का DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, ना कि टोटल डिविडेंड, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं। हाँ सर, अगर एक शेयर का वैल्यू देखिए, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, तो उसके ऊपर 10% अप्लाई करिएगा तो 2 रुपया आएगा ना। सर क्या बोल रहे हैं सर, 20% ना, अच्छा ठीक है 20। अगर देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है एक शेयर का, देखिए यहाँ पर कैपिटल कितना है, कैपिटल यहाँ पर 10 रुपया है ना, ईच शेयर का कैपिटल कितना है, ईच शेयर का कैपिटल यहाँ पर 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज के ऊपर आप कितना परसेंट है, 20%, 10 रुपीज के ऊपर आप 20% अप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 2 रुपया। समझ में आ रहा है ना, 10 रुपीज के ऊपर आप 20% अप्लाई करिएगा तो 2 रुपया आएगा ना। डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड तो अकाउंट्स वाला टेक्निकल आप बताइए ना यार, हम लोग डिविडेंड कैसे निकालते थे, हम लोग अकाउंट्स में यही सीखे थे ना कि जो भी कैपिटल होता है उसके ऊपर हम लोग वो डिविडेंड का रेट अप्लाई कर देते हैं, तो बस। तो हमको यहाँ पर DPS निकालना है, तो एक शेयर का वैल्यू बताइए ना सर, एक शेयर का वैल्यू है मार्केट, ये पेड अप शेयर कैपिटल है एक शेयर का, वो 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के ऊपर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट है वो लगा दीजिए। तो समझ में आया, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 20%, तो 2 रुपया। सर ये 2 रुपया तो D0 आया,
हाँ, ये जो कैसे दो मालूम चला कि ये D0 है, बिकॉज जो आपका जो करेंट ईयर का मार्केट प्राइस, पहला बात तो ये बोला था, और उसके बाद बोल रहा था कि जो आपका जो डिविडेंड आएगा वो करेंट ईयर का था, डिविडेंड जो था ये करेंट ईयर का है। तो जब ये डिविडेंड करेंट ईयर का है तो क्या आप इससे D1 निकाल सकते हैं? बताइए ना, ये करेंट ईयर का जो डिविडेंड है तो इससे आप D1 निकाल सकते हैं क्या? D1 का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये करेंट ईयर का डिविडेंड है, करंट ईयर का डिविडेंड है, तो आप इससे D1 निकाल सकते हैं क्या? D1 का फॉर्मूला क्या होता है? D0 1 + G, यही तो था ना? हाँ सर, तो D1 = D0 इंटू 1 + G, तो D0 आपका कितना है? 2, 1 प्लस ग्रोथ रेट बताइएगा। सर ग्रोथ रेट 2% है, तो 2% तो 0.02 लिख सकते हैं क्या? हाँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। कितना आ रहा है? 2.04। हाँ सर 2.04। तो 2.04 जो आया वो आपका क्या आ गया? डिविडेंड आ गया फर्स्ट ईयर का। सर फर्स्ट ईयर क्यों निकाले, इससे क्यों नहीं काम किए? बिकॉज फॉर्मूला में मेरे बच्चे लोग यहाँ पर D1 है, ठीक है ना, D0 नहीं है। P0 ये है, हम बताए थे ना इस दोनों में 1 साल का फर्क होता है, तो ये D1 है, तो मेरे को D1 निकालना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चला कि ये D0 है? बिकॉज मार्केट प्राइस जो दिया हुआ था, मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपका बता रहा है, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद मार्केट प्राइस करेंट ईयर का है, ठीक है ना। और दूसरा चीज से हमको ये पता चला कि जो मार्केट प्राइस करेंट ईयर का है और जो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो भी करेंट का रेट से है। अरे भाई, मार्केट प्राइस अगर करंट है तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी जो करने का बात कर रहा है क्वेश्चन में इन्फॉर्म कर रहा है आपको, तो वो भी करंट का ही बात कर रहा है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये करंट का है, ठीक है ना। तो करंट से हम लोग क्या निकाल लिए? फर्स्ट ईयर का निकाल लिए। क्लियर है? और जब आप ये निकाल लिए हैं तो बस आप इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल। एक्चुअली ये सब पहले लिख लेना होता है आपको, हम फॉर्मूला जानबूझकर पहले ये लिख दिए ताकि आप रिलेट कर पाए कि आपको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। जब क्वेश्चन करिएगा तो आप सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन लिखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन लिखिएगा, इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला पुट करिएगा, फॉर्मूला पुट करने के बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा। ओके ओके सर, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आपको मैं सिखाने के लिए जानबूझकर पहले ये लिख दिए थे। तो P0 निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल? D1 आप निकाल चुके हैं। अच्छा, फिर बताइए KE कितना था? सर KE है 15%, तो 15% को 0.15 लिख सकते हैं। सर माइनस कर दीजिए ग्रोथ रेट को हम लोग 0.02% लिख सकते हैं, मतलब 0.02 लिख सकते हैं। जी हाँ, बस आप सॉल्व कर दीजिए। कितना आया? 15.69। हाँ सर 15.69। तो ये आ गया आपका मार्केट प्राइस। क्लियर है? बस ये खाली इसमें ये दे दिया था, ये थोड़ा सा आपको सीखना था, ये थोड़ा सा अकाउंट्स का बुद्धि हम लोग लगा लिए, ठीक है ना, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट लगाए, और कुछ था नहीं यहाँ पर, ठीक है। सर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टफ था? कहाँ टफ था? ये क्वेश्चन में बना बनाई दे दिया, ग्रोथ रेट निकालना नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा अकाउंट्स का टेक्निक लगा दिए, अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा तो आप कर लिए होंगे खुद से ही। अब बोल रहे हैं टफ है, तो फिर आप जब ग्रोथ रेट निकालने के लिए खुद से बोलेगा तब क्या करिएगा? अच्छा सर ऐसा भी आएगा? हाँ, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग को आप शांत रख के करिएगा। आइए, इतना हो गया ना। अब आइए आपके लिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। फाइंड द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ 3 फर्म यूजिंग गॉर्डन मॉडल। पहला मॉडल कुछ फॉर्म दिया हुआ है आपका ना, ग्रोथ फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म। तो आपको ये बात ये पता है, आप समझिए पहले यहाँ पर कि गॉर्डन मॉडल से सॉल्व करने के लिए, एमपीएस निकालने के लिए, P0 निकालने के लिए 3 वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। पहला बताइए सर। पहला डिविडेंड, कौन सा ईयर का? सर फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ओके सर। तो P0 अगर करेंट ईयर का P0 के लिए आपको क्या निकालना होगा? डिविडेंड फर्स्ट ईयर का। उसके बाद अगर क्या निकालना होगा जरा बताइए। उसके बाद सर, उसके बाद हमको KE निकालना होगा, KE पता करना होगा। उसके बाद क्या पता करना होगा? ग्रोथ। सर क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दिया तो क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दिया तो तुमको करना होगा क्या? 1 माइनस पे आउट रेशियो कर दोगे तो क्या आ जाएगा?
आ जाएगा तुम्हारा बी। बी मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग, बी मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग। वो रिटेन्ड अर्निंग को, बी को मतलब रिटेन्ड अर्निंग को आपको इनटू करना होगा किससे? रेट ऑफ रिटर्न से। सर ये कब करेंगे? जब ग्रोथ रेट आपको नहीं दिया रहा है डायरेक्टली, पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ताकि आप ग्रोथ रेट निकाल पाए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन में देखिए, आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग दे दिया, ठीक है ना। आरसी, सर ये आरसी क्यों बोला? अपना क्वेश्चन का बोलने का तरीका है, वो आरसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान रहा है, आप केई को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आरसी के नाम से बुला रहा है, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केई के नाम से बुलाएंगे। फिर आपका है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। फिर है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग, और फिर है 1 माइनस बी। 1 माइनस बी मतलब पे आउट रेशियो, 1 माइनस बी का मतलब हो गया पे आउट रेशियो। अब समझिए यहाँ पर वापस से मेरा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपका गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए, लिखिएगा मत, खाली समझिए। फॉर्मूला क्या होता है? P0 P0 आपका गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइएगा सर? P0 D1 KE माइनस जी, यही तो? हाँ सर। पर अब समझिएगा यहां पर आपको D1 तो छोड़िए, KE आपको बता दिया गया है। जी, ये जी कैसे निकलेगा? सर जी निकालने का तरीका था B इंटू आर। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 0.60, ठीक है ना। वही रिटेन्ड अर्निंग है, वही रिटेंशन रेशियो है, ठीक है ना, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 0.60 यानी कि 60%। और ये आर का मतलब क्या हुआ? ये आर का मतलब हुआ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल आर के नाम से, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आर का मतलब हुआ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि कैपिटल के नाम से दिया हुआ है, जो कि 15% है। तो जब आप इसको अप्लाई करिएगा तो ग्रोथ आ जाएगा, ग्रोथ का रेट आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ भी निकल जाएगा, के तो दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है कि सर ये डिविडेंड कैसे निकाले, ग्रोथ कैसे निकलेगा? समझ में आया ना। हर फर्म का आप निकाल पाइएगा, बिकॉज हर फर्म का आपका रिटेन अर्निंग दिया हुआ है और आपका कैपिटल भी पता है, तो इसको इनटू करके आप हर फर्म का ग्रोथ रेट निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डिविडेंड कैसे निकलेगा, D1 का ऊपर से कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से समझिएगा जो हम बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में अर्निंग प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, मतलब ईपीएस दिया हुआ है। अब अर्निंग प्राइस आपको दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। तो जो ईपीएस है, आपको ये बात पता है कि आपका ईपीएस अलग अलग है। आपको ये बात पता है कि आपका पे आउट रेशियो कितना है। पे आउट रेशियो आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है ना। वैसे आप दिमाग से भी लगा सकते हैं, खोपड़ी घुमाइए थोड़ा सा। अगर आपका रिटेन्ड 0.60 है तो पक्का है कि पे आउट रेशियो 0.40 होगा। अगर आपका रिटेन्ड 0.60 है तो ये बात पक्का हो गया कि पे आउट कितना होगा, 0.40 होगा। और क्वेश्चन में देख लीजिए आपको दिया भी है लास्ट वाला 1 माइनस बी, वही पे आउट रेशियो है, लिख लीजिएगा वहां पर। पे आउट रेशियो देखिए हर जगह 0.40 ही है कि नहीं है? 0.4 मतलब वही 0.40, पे आउट रेशियो 40 है। तो आपको पता है ईपीएस आपका कितना है, सपोज मान लीजिए 10, और उसमें से पे आउट आपका कितना है? पे आउट सर, पे आउट हो जाएगा 0.40। तो आउट ऑफ 10 कैसे निकलता है? पे आउट रेशियो आपको बताए थे ना, डीपीएस बाई ईपीएस। अब इस दोनों को जब इंटू करा दीजिएगा, तो डीपीएस नहीं निकल जाएगा क्या? हाँ सर निकल जाएगा ना। जब आप पे आउट रेशियो को इससे इंटू करा दीजिएगा तो डीपीएस निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? हाँ सर। तो ईपीएस इंटू अगर पे आउट रेशियो कर दीजिएगा तो डीपीएस निकल जाएगा। हाँ जरूर डीपीएस निकल जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा तीसरा आता है कि ये डीपीएस जो है, ये डीपीएस यानी कि डी जो है वो 0 का है कि D1 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये D0 है या कि D1 है, ठीक है ना। अगर ये D0 का है तो वापस हमको इसमें ग्रोथ का ऐड करके D1 निकालना होगा। अगर D1 है तो हमको कुछ नहीं करना होगा। आप क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि जी नहीं दिया हुआ था, जी निकालने का तरीका आपको बता दिए। के ही क्वेश्चन में दिया हुआ था
फंस गया सर D1 निकालने में। D1 कैसे निकलेगा? पहले तो रास्ता ये आया कि ईपीएस से हम लोग पे आउट रेशियो का इंटू कर दिए तो हमको मालूम चल गया कि डीपीएस कितना होगा। अब जो डीपीएस निकल के आया, जो भी 4 रुपया यहाँ पर इंटू करिएगा तो आएगा ना, वो 4 रुपया जो डीपीएस आया वो डीपीएस करेंट ईयर का है कि एक्सपेक्टेड ईयर का है? क्वेश्चन समझ आया? करेंट ईयर का है कि एक्सपेक्टेड ईयर का है? अब वो हमको जवाब दीजिए कि सर ये करेंट ईयर का है कि एक्सपेक्टेड ईयर का है। दिमाग से सोचिए थोड़ा देर और हमको आंसर दीजिए कि सर ये करेंट ईयर का होगा कि एक्सपेक्टेड ईयर का होगा। देखिए ये जो होगा करेंट ईयर का हम लोग एज्यूम करेंगे, या फिर आप इसको एक्सपेक्टेड ईयर का एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका कंडीशन इतना ही है कि नीचे एक नोट पे देना होगा जो भी एज्यूम किए। अगर एज्यूम आप करेंट ईयर करते हैं, तो इसमें ग्रोथ आपको ऐड करना होगा, ग्रोथ ऐड करके D1 निकाल लीजिए। अगर आप एज्यूम इसको एक्सपेक्टेड ईयर करते हैं, जो कि फॉर्मूला में D1 ही चाहिए था, अगर उसको एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग ईपीएस को एज्यूम करेंगे, ईपीएस की वजह से डीपीएस निकला है, तो ईपीएस को एज्यूम करना होगा, डीपीएस मत करिएगा एज्यूम, हम लोग ईपीएस एज्यूम कर लेंगे कि ईपीएस ही भाई साहब मेरा जो है ना, ईपीएस ही भाई साहब मेरा नेक्स्ट ईयर का है। जब नेक्स्ट ईयर का ईपीएस है तो डीपीएस भी तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का ही आएगा, एक्सपेक्टेड ईयर का आएगा, D1 का ही आएगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि मेरा जो ईपीएस है वो नेक्स्ट ईयर का ही है, इसलिए मेरा वो एक्सपेक्टेड ईयर का ही डीपीएस आया। सर नहीं सर, हम D0 का करेंगे, हम D0 को एज्यूम करेंगे, हम बोलेंगे कि ईपीएस करेंट ईयर का है, तो करिए। फिर ईपीएस से आप जो डीपीएस 4 रुपये निकाल रहे हैं उसमें ग्रोथ रेट ऐड करके सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आसान क्या होगा, फालतू का एक कैलकुलेशन बढ़ेगा। जब यहाँ पर एजम्पशन ही करना है तो ऐसा एजम्पशन करते हैं जो इजी हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसको D1 मानकर, मतलब ईपीएस जो है करंट ईयर का ना मानकर, हम लोग एक्सपेक्टेड ईयर का मानकर, फर्स्ट ईयर मानकर D1 निकाल लेंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ओके सर, आइए इसको कैसे करते हैं देखिए। होप कि समझ में आया पूरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सर, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ, इससे टफ नहीं आ सकता, बस यही है जो है यही है, सब कुछ था इसमें, इससे ना भारी ना इससे आसान। बताइए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा सर, यहां पर लिखिएगा पर्टिकुलर। बताइए आपका 3 फॉर्म था ना? हाँ सर, पहला वाला ग्रोथ फॉर्म में क्या होता है, ऑब्वियसली जो आर होगा ना वो मोर देन आरसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला कि यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल जो फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं है। आपका रिटेन, आपका जो खुद का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ तो ग्रोथ होना ही है ना, बिकॉज उस केस में क्या होगा, आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो उस पैसा को क्या करते हैं, रिटेंड करते हैं, रिटर्न करके ग्रोथ में, एक्सपेंशन में ही तो लगाते हैं। और ये है डिक्लाइनिंग, ये जो फॉर्म है वो डिक्लाइनिंग फॉर्म है। डिक्लाइनिंग फॉर्म का क्या हाल चाल है सर? डिक्लाइनिंग जो फॉर्म होता है ना, मत पूछिए, आप पूछिए ही मत। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर आपका कंपनी का रिटर्न जो है वो बहुत कम होता है, बाहर का रेट ज़्यादा होता है। अच्छा हाँ सर, इसीलिए डिक्लाइनिंग है। गुड, चलिए आइए, तो आप हमको पहले क्या बता रहे हैं सर? ईपीएस बता दें क्या? हाँ ईपीएस ही बताइए, कितना है ईपीएस? सर ईपीएस सब में 10 रुपया करके है। गुड, शाबाश, ईपीएस सब में 10 है। तो आप इससे, अच्छा आप हमको पहले अब ये बताइए, रिटेन अर्निंग बताइए। रिटेन अर्निंग क्या बोलते हैं हम लोग? बी बोल सकते हैं, रिटेन अर्निंग बोल लो, रिटेंशन रेशियो बोल लो, या फिर बी बोल लो, जो बोलना है बोलो। कितना है?
बी बी देखो ना, कैपिटल में दिखा हुआ है ना, बी वही। अच्छा 0.6 का मतलब 60%। चलिए ठीक है, अब तो पे आउट बता दीजिए सर। पे आउट रेशियो 1 - बी कर दीजिए ना, तो 1 में से अगर 0.60 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। 1 में से 0.60 0.40, उसको 4 भी बोल सकते हैं, 0.40। 1 मिनट सही, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाँ तो दिया हुआ था तो दिया हुआ था, हम लोग बुद्धि से निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये सब तो वोल्टर में ही किए हुए थे। गुड। अब हमको बताइए कि ये डीपीएस कितना आएगा, जिसको हम लोग, अगर ये हम लोग क्या जूम किया जरा बताइएगा, ये हम लोग एक्सपेक्टेड ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का, तो डीपीएस भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। तो डीपीएस कैसे निकालिएगा सर? ईपीएस में जितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है उससे इनटू कर दीजिए ना, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, तो यहाँ पर सब में कितना आ जाएगा 4 रुपीज। क्लियर है क्या? डीपीएस कितना आ जाएगा 4 रुपीज। होप कि आपको समझ में आया कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। ईपीएस से डीपीएस को इंटू कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि बात आपको पता है ना कि एक फॉर्मूला आपको बताया गया था ना कि जो पे आउट रेशियो होता है वो कैसे आता है, डीपीएस बाई ईपीएस। इसीलिए ईपीएस को इससे इंटू करके हम लोग डीपीएस निकाल लिए। ओके ओके सर, रिटर्न अर्निंग क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये बुद्धि से निकाले। वैसे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दिया रहता तो ये भी हम लोग बुद्धि से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो सर हम लोग D1 निकाल लिए हैं। के बता दीजिए ना, क्वेश्चन में तो के कितना अच्छा से दे दिया था। के कितना था सर? के क्या बोले, सब में 10% है तो 0.10 लिख दीजिए। सब डेसिमल में क्यों लिख दे रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसको आरसी बोल रहा है। ठीक है, चलिए हो गया, इतना काफी है। और बताइए ग्रोथ रेट निकलेगा क्या? बताइए ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। बी कितना है? बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था गया था। और आर मतलब यहाँ पर जो टॉप पे दिया हुआ है ना, आर कैपिटल आर, वही आर है। ठीक है ना, तो बी यानी कि ये 0.60 इसमें क्या चीज कर लेंगे हम लोग, जो रेट ऑफ रिटर्न है जो कि 15% है पहला वाला केस में, दूसरा वाला में आप देखिएगा बी सेम है और तीसरा वाला में बी सेम है। ठीक है ना, पर रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जा रहा है। रेट ऑफ रिटर्न आपका चेंज हो जा रहा है। ओके, यहाँ पर कितना आएगा जरा बताइएगा सर? यहाँ पर 0.09 आ रहा है, इसका मतलब 9%। यहाँ पर बताइए सर, यहाँ पर 0.06 मतलब 6%, और यहाँ पर है सर 8% इंटू करने के बाद तो 0.048। ठीक है ना, यानी 4.8% होगा। तो होप कि आपको ये समझ आया हो, यानी कि ग्रोथ भी निकाल लिए, के भी मालूम चल गया, और ये डीपीएस यानी कि इसको हम बोल सकते हैं D1। क्यों सर D1? क्योंकि ईपीएस हम लोग एज्यूम कर लिए थे एक्सपेक्टेड, इसलिए इसका जन्मदाता ये है, इसलिए D1 ये आ गया। ठीक है, तो हम नीचे एक नोट लिख देंगे कि एज्यूम किए हैं कि जो ईपीएस है वो एक्सपेक्टेड ईयर का है या फिर फर्स्ट ईयर का है। क्लियर है ना? अब बस, अब सब कुछ तो आपको पता है। अब अकॉर्डिंग टू गॉर्डन भाई के फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग तकलीफ हो में पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं। ये सब क्वेश्चन नहीं सीखिएगा तो क्या सीखिएगा, जब यही सब। आप जरा सोच के देखिए आप किस लेवल पे हैं। आप 6 सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे को बस वो ABCD पढ़ा दिया जाए, ये अकाउंट्स में जो आराम से फॉर्मेट होता है और हम लोग बस खाली पुट करते चल जाए, हेडफोन में गाना सुनते सुनते ऐसे करते चल जाए। वैसे नहीं ना होगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो पढ़ाई भी तो ऊपर जाएगा, और ये लास्ट लेवल है पढ़ाई का। इसके बाद तो हो सकता है कोई पढ़े ही ना, बीकॉम कर ले, काफ़ी कर लिया, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा दिमाग का तो यूज करना ही पड़ेगा। होप कि आप समझ रहे हैं, ये सब इजीली समझ पा रहे होंगे, आप मैच्योर हैं ये सब चीज़ समझने के लिए।
हाँ सर, हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक करते हैं आपके साथ, सब समझ रहे हैं सर। गुड। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है सर? P0 तो यहाँ पर D1 कर दीजिए, 1 साल का फर्क होता है। गुड। KE माइनस G कर दीजिएगा। अच्छा चलो, तो चलिए बताइए D1 देखिए कितना है सर? D1 सर सब में 4 है। अच्छा KE बताइए, KE सर KE सब में सेम है तो -10। अच्छा फिर वो ग्रोथ रेट, सर ग्रोथ रेट सब में डिफरेंस है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो 0.10, 0.09, सॉरी 6, और यहाँ पर 4.10 माइनस 0.048। चलिए अब आंसर निकाल दीजिए फटाफट। पहला वाला का बताइए ग्रोथ फॉर्म का। बोलिए बोलिए बोलिए, हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं। बोलिएगा। 4 डिवाइड बाई 400 क्या? हाँ सर। इसका बताइए। सर 100। ओके, इसका बताइए। सर 76.92। 76.92। 76.92। क्लियर है? तो बताइए कैसा क्वेश्चन था ये? मजा था क्वेश्चन में कि सजा था? कैसा था क्वेश्चन? सर थोड़ा सा टफ लगा, बाकी सब इजी था। तो के ही तो दे दिया था, ग्रोथ रेट आपको निकालना सिखा ही दिए हैं, बस खाली यहाँ पर D1 का एक कॉन्सेप्ट था। और डीपीएस कैसे निकलता है वो तो आपको पता ही होगा, ईपीएस पे पे आउट रेशियो से इनटू कर दिए तो डीपीएस मालूम चल गया। ये तो हम लोग वाल्टर मॉडल में ही सीखे थे। बस समझना इतना ही था कि सर जो ये डीपीएस आया वो D0 का है कि D1 का है। तो हम एज्यूम ये कर लिए कि डीपीएस जो है वो एक्सपेक्टेड ईयर का है, यानी फर्स्ट ईयर का है। ठीक है ना? लिख लो नोट में, एज्यूम दैट गिवन EPS is for first year। ठीक है ना? बस काम खत्म। तो फर्स्ट ईयर का है तो डीपीएस भी आपका फर्स्ट ईयर का ही आएगा। ओके ओके सर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 13। सर अब टफ नहीं ना आएगा? नहीं एकदम नहीं, अब इतना सीख गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अच्छा से आप कर लिए हैं तो पक्का है कि अब कुछ आपको दिक्कत नहीं करेगा। जो कॉन्सेप्ट था, जो बताना था, सब बता दिए। अब हमको कुछ नया नहीं बताना है, कुछ भी नया नहीं बताना है, बस खाली पुराने पुराने बातों को हम लोग ताजा करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, कैलकुलेट नेक्स्ट ईयर स्टॉक प्राइस यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड डिसीजन मॉडल बोल सकते हो उसको, DDM लिखा हुआ है। तो एक मिनट, क्या बोला? कैलकुलेट नेक्स्ट ईयर स्टॉक प्राइस, मतलब सर मतलब ये कि बोल रहा है नेक्स्ट ईयर, यानी P1, अभी तक P0 बोलता था तो P1, अब नेक्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा? सर आप सिखा दिए थे, यहाँ पर अगर P1 बोले तो यहाँ D2 ले लेना, यहाँ पर P1 बोले तो यहाँ D2 ले लेने के लिए आप बता दिए थे। और KE माइनस G तो होगा ही होगा। और आपको हम बताए थे ना, अगर ये D0 दिया है तो D1 निकाल लेना, D1 से D2 निकाल लेना। अगर D0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट एक बड़ा वाला छलांग मार कर D2 भी निकाल सकते हो। सबसे बड़ा छलांग हम मारेंगे, सुने हो ना वो? तो D2 भी निकाल सकते हो। हाँ सर।
आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इफ स्टॉक पे ₹4 डिविडेंड दिस ईयर, यानी कि D0 आपको दे दिया है। D0 कितना है? 4। दिस ईयर मतलब D0 ना। डिविडेंड हैज बीन ग्रोइंग 6%। ओ माई गॉड, आपको ग्रोथ रेट भी दे दिया। बस भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे भगवान के ही भी बता दे। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ स्टॉक नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर मतलब P1, एज्यूमिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। लो ना, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया। तो बस आप खाली D2 निकाल कर हमको बता दीजिए, और क्या चाहिए बताइए। D2 कैसे निकलेगा? निकाल दीजिएगा क्या D2? खुद से निकालिएगा। देखिए दो तरह से, पहले आस्ते से सिखाते हैं। पहले आपको हम D1 निकालना सिखाते हैं, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। D1 कैसे निकलेगा? D0 प्लस 1 प्लस जी। तो D0 आपका 4 था, उसमें आप 1 प्लस जी कर दीजिए। जी कितना है? ग्रोथ रेट देखिए ना 0.06, तो देखिए D1 आ जाएगा 4.24। ठीक है ना। अब D2 कैसे निकलेगा? 4.24 में D1 1 प्लस जी कर दीजिएगा, तो 4.24। वापस से वो ग्रोथ रेट अप्लाई करना होगा आपको। तो 4.49 आ रहा है। ये एक तरीका हो गया, हाँ या ना। एक तरीका ये भी हो सकता था, डायरेक्ट बड़ा वाला छलांग। D0 1 प्लस जी का स्क्वायर ले लो। ठीक है ना। D0 कितना है सर? D0 तो 4 था। 1 प्लस जी कितना है? 1 प्लस 0.606 और का स्क्वायर, यही तो 1 प्लस 0.6 कर दीजिए। 1.0.6 करके का स्क्वायर ले लीजिए, इंटू कर दीजिए 4 से। देखिए कितना आ रहा है सर? उतना ही आएगा 4.49। ठीक है ना। तो ये हम क्या किए? D0 से पहले मेरा D0 कितना था? 4। उससे हम D1 निकाले। D1 निकल गया तो फिर उससे हम क्या निकाले? उससे हम लोग D1 निकल गया तो D1 से क्या निकाले? D2 निकाल लिए। ठीक है ना। D2 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि P1 बोला था। चाहे आप डायरेक्ट भी D2 निकाल सकते हैं D0 का सहारा लेके। क्लियर है? अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल लिखकर, फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, D2 KE माइनस जी। D2 बताइए कितना है सर? 4.49। सर ऐसे करना सही रहेगा कि ऐसे, जिससे आपको समझ में आए, जिससे आप समझे वैसे आप कर सकते हैं। KE बताइए ना सर। 0.12, सॉरी 0.12। और ग्रोथ रेट बता दीजिए सर। ग्रोथ रेट 0.06। बस 4.49 डिवाइड बाई कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 74.83 रुपीज़। 74.83 रुपीज़। 74.83 74.83 हो गया। सर क्या किए, शुरुआत कैसे करेंगे? अरे भाई ये यहाँ से करो ना, ये इन्फॉर्मेशन, ये D1 निकाल लिए, D2 निकाल लिए, फिर अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल लिख कर, ये फॉर्मूला लिख कर सॉल्व कर दो। तुम लोग भी ना बड़ी परेशान कर देते हो कभी कभी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। सर अब बस कराइए। क्या बोले? फिर से बोलो, फिर से बोलो। नहीं सर कुछ नहीं सर, पढ़ाइए पढ़ाइए। आज हम लोग को पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 खुद से, तब तक हम इरेज कर दे बोर्ड को।
क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द इम्प्लाइड ग्रोथ रेट। ओ माय गॉड, यहाँ पर ग्रोथ रेट मांगा है। सर क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ रेट तो आप सिखा दिए हैं, अब डर ही नहीं है, डर ही नहीं लग रहा है बिल्कुल, क्या बोले। अच्छा बताओ तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है। सर क्या बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, बी इंटू आर कर देंगे। अच्छा बी का मतलब बताओ तो। सर बी का मतलब रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकलता है सर, 1 माइनस पे आउट रेशियो। गुड, तो बी को फिर आर से इंटू कर दोगे तो ग्रोथ रेट निकल जाएगा, ये बोलना चाह रहे हो। हाँ सर, तो ये जो आर है वो क्या होता है, वो सर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा ठीक है, समझ गए, तुम लोग को आता है। करंट स्टॉक प्राइस, करंट स्टॉक प्राइस, इंफॉर्मेशन को हम बोर्ड में भी लिख ले रहे हैं। करंट स्टॉक प्राइस का मतलब समझ रहे हो क्या, मार्केट प्राइस, जो कि P0 यहाँ दे दिया है 65। सर अब तक तो P0 लोग निकालते आए थे, आप बोले थे P0 निकालने बोलता है हमेशा। हाँ तो यहाँ पर आपको P0 बता दिया, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने बोलेगा। देखिए नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, देखिए आप समझ गए होंगे डिविडेंड और P0 का रिलेशनशिप, तो आपको मजा आ रहा होगा इसे देखने में। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मतलब D1, बिल्कुल फॉर्मूला पे चल रहा है ये गॉर्डन का, जो कि 4 रुपया है। सर निकालने का है, निकालना ग्रोथ रेट है बाबू, ग्रोथ रेट निकालना है। कैपिटलाइजेशन रेट बताइए, ये क्या है सर, कैपिटलाइजेशन रेट को केई बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट को केई बोलते हैं। वाल्टर मॉडल वाला में आप अच्छा समझा दिए थे, तो केई भी आपको दे दिया। केई कितना है, 12%। अच्छा ये क्या है, अर्निंग रिटेंशन रेट। ये अर्निंग रिटेंशन रेट का मतलब जानते हो, अर्निंग रिटेंशन रेट मतलब बी मतलब रिटेन्ड अर्निंग, तो वो कितना है, वो है 50%। ठीक है ना, ये आपका इंफॉर्मेशन है। चलिए आइए देखिए हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखे हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14, ये इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ था, हम उसको नोट डाउन कर दिए। अब देखिए आप इसको समझिए। अब आइए, अकॉर्डिंग टू, सर ये लिखना होगा एग्जाम में, हाँ, अकॉर्डिंग टू, सर आपको ग्रोथ निकालना है, हाँ ग्रोथ निकालना है। तो ये कहाँ बोला कि गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लगाइए। ग्रोथ निकालने के लिए तो कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जी हाँ, पहले आप समझिए, आप क्या बोल रहे हैं पहले वो समझिए, क्या बोल रहे हैं बात समझिएगा। मतलब कि बी जो है ना, आपको निकालना क्या है, जी सॉरी, आपको निकालना क्या है, जी। अब जी निकालने के लिए, ग्रोथ रेट निकालने के लिए बी चाहिए और इंटू आर चाहिए, ठीक है ना, बी चाहिए और इंटू आर चाहिए, यही तो। बी आपको दिया हुआ था, आर कहाँ दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। हमको आर पहले फाइंड करना होगा, समझ आ रहा है ना, हमको आर फाइंड करना होगा। आर अगर फाइंड कर लीजिएगा तो इस पर इंटू करके ये लगा दीजिएगा, आर फाइंड कर लीजिएगा तो इस पर बी का इंटू करके ग्रोथ निकाल लीजिएगा, या फिर आप ग्रोथ फाइंड करिए, या फिर कोई तरीका से कोई तरकीब लगाइए जिससे ग्रोथ निकल आए। ग्रोथ निकल आए तो उसके बाद क्या करिएगा बताइए तो, बी को उससे डिवाइड मारकर आर निकाल लीजिएगा। बात समझ रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या। हाँ सर, तो या तो आपको ग्रोथ भी निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक है ना। या तो आर पता करिए, बी का इंटू करके ये निकालिए, या फिर ये पता करिए, इसको इसे डिवाइड मार के ये निकालिए। बात समझ में आया। तो अब समझिए, आपको एक हम तरकीब दे देते हैं, एक आइडिया देते हैं, ग्रोथ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, गॉर्डन का फॉर्मूला याद करिए। गॉर्डन का फॉर्मूला में 4 वेरिएबल होता है, गॉर्डन का फॉर्मूला में 4 वेरिएबल होता है, और ग्रोथ देखते ही आपको गॉर्डन याद आना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ का बात गॉर्डन ही करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए P0 इक्वल टू P0, वैसे यहाँ पर P0 ही है, तो D1 KE माइनस G होता है ना। 4 वेरिएबल है ना टोटल यहाँ पर। अब 4 वेरिएबल में देखिए तो P0 पता है क्या, हाँ। D1 पता है क्या, हाँ। KE पता है क्या, हाँ। तो बस G नहीं पता है ना, तो इसको आप इक्वेट कर दीजिएगा तो G निकल जाएगा। जब G निकल जाएगा, B पता है, तो फिर G और B को इक्वेट करके आप R निकाल लीजिएगा।
समझे कि नहीं समझे यहाँ पर टेक्निक? हाँ सर अब समझ में आ गया। तो बस फटाफट आप पुट करिए, यहाँ पर 65 रखिए, D1 कितना है 4 रखिए, के कितना है सर, के 0.12 होगा, और जी तो आपको निकालना है। चलिए अभी क्विट कर दीजिए फटाफट। यहाँ पर 65 इंटू 0.12 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 7.8 माइनस 65G इक्वल टू 4, ठीक है ना। सेवन पॉइंट एट माइनस 4 इक्वल टू 65G, तो 7.4 माइनस 4 कर दीजिए तो 3.8 इक्वल टू 65G। यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए, 3.8 डिवाइड बाई 65 इक्वल टू जी, तो 3.8 में 65 डिवाइड कर देंगे सर। ग्रोथ रेट आ रहा है 0.058, ठीक है ना, 0.058 ग्रोथ रेट आ गया। जी तो निकल गया ना। अब जब जी निकल गया, जब जी आपका निकल गया तो आपको आप करना क्या है, जब जी निकल गया तो यहाँ कर दे रहे हैं, आपको करना क्या था, आर निकालना था। तो आपको पता है ना जी इक्वल टू बी इंटू आर, तो जी आपको पता है 0.058, बी आपको पता है 0.50, ये रहा बी 0.50 इंटू आर, तो कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 0.116, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स आप एक काम करिए, 1169 है तो आप 0.12 कर दीजिए, ठीक है ना, 2 कर दीजिए, का अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। निकल गया? हाँ सर निकल गया। बोलिए हो गया ना यहाँ तक? तो आप ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस है? ओके इतना हो गया? हाँ सर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ 1 2 3 क्वेश्चन बाकी है, बस कुछ नया चीज़ नहीं कराना है, बस इसी चीज़ को आप क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, इसी चीज़ को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके तब तक के लिए टाटा बाय बाय।